1965 में मॉरिस बीटजोल्ड नाम का एक युवा लड़का एक बंद दरार में घुस गया। 40 साल बाद इतिहास दोहराया गया जब मेडिकल छात्र जॉन जोन्स एक तंग रास्ते में उल्टा फंस गया। इन दोनों दुर्घटनाओं के समान कारण हैं जिन्हें हमने पिछले वीडियो में बताया है। हर मामले में उन्होंने एक ही गलती की, अनजान में सिर आगे करके रेंगना। क्या पैर पहले रखकर गुफाएं खोजने से ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं? सत्य संकाय में हम नील मॉस की कहानी बताते हैं, जो पैर पहले एक अंधेरी शाफ्ट में उतरा, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं था। नील की यात्रा दुखद मोड़ ले ली जब वह एक खतरनाक अज्ञात सुरंग में फंस गया। हर घंटे बचाव दल अंधेरे और कीचड़ से लड़े, धरती के नीचे के खतरों का स्मरण कराते हुए। रविवार 22 मार्च 1949 को 8 गुफावेशकों के एक दल ने इंग्लैंड के डर्बीशायर में कैसलटन की ओर देखती प्रसिद्ध पीक कैवर्न गुफा में एक साहसिक अभियान शुरू किया। उनमें ऑस्कर हैकेट नील मॉस भी थे, 20 वर्षीय ऑक्सफोर्ड के बैलियोल कॉलेज के दर्शनशास्त्र के छात्र जो खोज के शौकीन थे। उनके साथ ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन के सदस्य भी थे जो इस साहसिक कार्य में उत्साहित थे। उनका लक्ष्य था गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग आधा मील दूर स्थित एक मार्ग की खोज करना, ज्ञात प्रणाली की सीमाओं को आगे बढ़ाना और एक साइड चैम्बर में 2 सप्ताह पहले खोजी गई दरार की जांच करना। तक पहुंचना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। गुप्त गुफाओं के जाल से होकर जमीन से करीब 1000 फीट नीचे उतरना पड़ा। अंदर जाने पर गुफावेशकों को कठिन मकीडक खंड से गुजरना पड़ा, एक तंग गीली सुरंग से होकर जो बारिश के बाद अक्सर पानी से भर जाती थी। इससे बोल्डर पैसेज बना जो तुलनात्मक रूप से आसान था, पर इसमें अनियमित बाधाओं से गुजरना पड़ा। मार्ग में लगभग 150 मीटर आगे ऊपरी गैलरी की उत्तरी दीवार पर 3 मीटर की चढ़ाई थी। एक ओर खड़ी कीचड़ भरी ढलान के ऊपर पिकरिंग पैसेज था, जहां घुटनों पर और पूरी लंबाई में रेंगना पड़ता था। यह एक अजीब मोड़ और कीचड़ भरे गड्ढे के साथ समाप्त होता था। ऊपर बस एक इंसान के शरीर जितना बड़ा छेद अगली चुनौती थी। जांघ तक गहरे कीचड़ वाले तालाब के बाद रास्ता सबसे सुंदर कक्ष मॉस चैम्बर में खत्म होता था। नील को कक्ष और पहले से खोजी गई रहस्यमयी तंग सुरंग के बारे में पता था। वह शानदार कक्ष देखने और दरार की खोज करने के लिए बेताब था। टीम के गुफा में प्रवेश करने पर 1 घंटे से ज्यादा कठिन रेंगना, चढ़ना और कोहनी चलाना पड़ा। यह कोई साधारण भ्रमण नहीं था, यह एक चुनौतीपूर्ण साहसिक कार्य था, जमीन से 1000 फीट नीचे, जिसमें बहुत ऊर्जा और प्रयास लगा। निर्दिष्ट कक्ष में पहुंचकर उन्होंने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में कुछ समय बिताया। कठिन रेंगने से थके होने के बावजूद समूह उत्सुकता से जमीन में दरार की ओर बढ़ा। दरार का प्रवेश द्वार एक औसत व्यक्ति के लिए काफी बड़ा था, लगभग 1 मीटर गुणा 70 सेंटीमीटर का। नील सोच में डूबा था कि इस मार्ग के आगे क्या होगा। शाफ्ट के नीचे तक कोई नहीं गया था, पर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लगभग 40 फीट गहरा है। शाफ्ट 12 फीट तक थोड़ा टेढ़ा था, फिर एक मुश्किल मोड़, 10 फुट का ढलान और फिर 18 फुट की सीधी गिरावट। शाम 3:30 बजे समूह ने एक लचीली सीढ़ी उतारी जो संकरे और दुर्गम स्थानों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होती है। मॉस ने अज्ञात में उतरना शुरू किया, नीचे की ओर मैन्यूवर करते और फिसलते हुए। उसे बेले से सुरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि दरार की संकीर्णता उसे नीचे फिसलने से रोकेगी, ऐसा माना जाता था। उतरना शुरू करने के कुछ ही देर बाद उसे एक बेहद संकीर्ण, सीमित और घुटन भरे कॉर्कस्क्रू जैसे संकुचन का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद वह इससे गुजरने में कामयाब रहा और उपलब्धि की भावना महसूस की, लेकिन उसे अगले कुछ फीट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूरे उतरने के दौरान उसने टीम से लगातार संपर्क बनाए रखा, यह बताते हुए कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है।
कॉर्कस्क्रू मोड से गुजरते हुए मॉस शाफ्ट के बाकी हिस्से तक पहुंच गया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसे अपने पैरों के नीचे अनियमितताएं महसूस होने लगीं। शुरू में उसे लगा कि वह इन्हें भी कॉर्कस्क्रू वाले हिस्से की तरह पार कर लेगा। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक बड़ी चट्टान रास्ता रोक रही है। समझ गया कि वह चट्टान नहीं हटा सकता, तो उसने वापस ऊपर चढ़ने का फैसला किया। दुर्भाग्य से मॉस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पैर पर्याप्त रूप से नहीं उठा पाया। वह 18 इंच चौड़ी दरार में फंस गया और मदद के लिए दूसरों को पुकारा। दरार 15 इंच के लैपटॉप से थोड़ी ज्यादा चौड़ी थी। सीढ़ी खींचकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वह गुफा और मॉस के बीच फंस गई। मदद के लिए कैविंग में ऐसी कठिनाइयां असामान्य नहीं हैं। शुरू में मॉस के साथियों ने सोचा कि बचाव आसान होगा, बस रस्सियां उतारकर उसे खींच लेंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसकी मदद के लिए एक हल्की रस्सी उतारी गई, पर उसे खींचने के कई प्रयास विफल रहे। उसकी चीखें गहरे गड्ढे से गूंजीं। वह दोनों तरफ हिल नहीं पा रहा था। हर बार रस्सी चट्टान पर रगड़कर टूट जाती। इससे मॉस घबरा गया और जैसे ही वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, वह कॉर्कस्क्रू के नीचे फंस गया। वह न तो अपने पैर मोड़ सकता था, न ही कोहनियां। वह एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कुछ गुफावासी अतिरिक्त मदद लाने निकल पड़े। कुछ ही घंटों में इंग्लैंड भर से स्वयंसेवक पीक कैवर्न पर पहुंच गए। फंसे नील को बचाने के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक वायुसेना, पुलिस और नौसेना की मदद से बचाव अभियान में जुट गए। नील के फंसने के कुछ ही घंटों बाद बचाव दल को एक और अनपेक्षित बाधा का सामना करना पड़ा। इस समय तक शाफ्ट में हवा बुरी तरह प्रदूषित हो गई थी, क्योंकि मॉस का शरीर हवा के प्रवाह को रोक रहा था। उसका भ्रम स्पष्ट हो गया और उसका व्यवहार तेजी से अतार्किक होता गया। गवाहों ने कहा कि वह कम सहयोगी हो गया, अपनी स्थिति की गंभीरता से बेखबर लग रहा था और यहां तक कि दूसरों को खाना खाने जाने का सुझाव दे रहा था। अनुभवी गुफा कर्मियों को नील मॉस तक पहुंचने के लिए शाफ्ट में उतारा गया, लेकिन जहरीली हवा के कारण वे एक एक करके वापस आ गए। उतरने के प्रयास में 3 स्वयंसेवकों ने बेहोश हो गए। अंत में चौथे स्वयंसेवक रॉन पीटर्स ने मॉस की छाती के चारों ओर एक रस्सी बांधने में सफलता पाई। खींचना शुरू करने पर उन्हें एहसास हुआ कि इससे उसकी सांस लेने की दिक्कत और बढ़ गई। उसकी मुसीबत की खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई। अपनी बहादुरी और कुशलता के लिए मशहूर अनुभवी गुफावासी पीक कैवर्न की ओर दौड़ पड़े। रस्सियां, ऑक्सीजन मास्क और अस्थायी स्ट्रेचर लेकर वे खतरनाक शाफ्ट में उतरने को तैयार थे, लेकिन नीचे उतरना बेहद मुश्किल साबित हुआ। कंधे से भी कम चौड़ा रास्ता मोड़ पर मोड़ लेता क्लॉस्ट्रोफोबिया पैदा कर रहा था। नील की सांसों से दूषित हवा उनके फेफड़ों पर हमला कर रही थी और दृष्टि धुंधला रही थी। एक एक करके वे हार मानकर बाहर निकले, हांफते हुए, आंखें लाल और जलती हुईं। रॉयल एयरफोर्स ने घटनास्थल पर ऑक्सीजन सिलेंडर और विशेष उपकरण पहुंचाए। रात 12:30 बजे ऑक्सीजन टैंक पहुंचे। उम्मीद थी कि मॉस को राहत मिलेगी और बचाव आसान होगा। हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। रात भर ऑक्सीजन पंप करने का फैसला हुआ। सुबह एक चप्पल अनुभवी गुफावासी को संकरी सुरंग में भेजने की योजना बनी। दूसरे दिन सुबह सुबह 18 साल की जून बेली गहराई में उतरने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पहुंची। उसने मॉस की हड्डियां तोड़कर कंधे मुक्त करने और उसे खींचने की जगह बनाने का सुझाव दिया, लेकिन जहरीली गैसों ने महान बेली और अन्य स्वयंसेवकों के प्रयासों को भी विफल कर दिया। उन्हें वापस आना पड़ा। सोमवार दोपहर तक मॉस के गुफा में प्रवेश के लगभग 24 घंटे बाद भी उसकी कठिन सांसें सुनी जा सकती थीं। निराशाजनक स्थिति के बावजूद टीम डटी रही और हार नहीं मानी। शाफ्ट से दूषित हवा हटाने के लिए संपीड़ित वायु सिलेंडरों का इस्तेमाल किया गया।
सीढ़ी और रस्सी कीचड़ से लिपटी थीं, जिससे मॉस का पता लगाना मुश्किल था। नीचे सिर्फ कीचड़ का अवरोध दिखाई दे रहा था, जहां मॉस बुरी तरह फंसा हुआ था। एक हाथ सीढ़ी के नीचे दबा हुआ था। इस बीच लगातार बारिश से पीक कैवर्न के मकी डक्स क्षेत्र में बाढ़ का खतरा था। सुरक्षा के लिए सभी को वापस बुलाने की सलाह दी गई। जब बारिश कम हुई तो एक आरएएफ डॉक्टर के साथ वे वापस लौटे शाफ्ट के मुहाने पर, जहां उन्होंने आखिरी बार मॉस को सांस लेते सुना था, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी। नील मॉस को 24 मार्च 1969 को मृत घोषित किया गया। डॉक्टर ह्यू किड ने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने बिना मरीज को देखे मृत्यु की घोषणा की। पूरे समय मॉस के पिता एरिक मॉस सुरंग के प्रवेश द्वार पर इंतजार करते रहे। यह उन्होंने ही अनुरोध किया था कि किसी और के जोखिम उठाने से पहले उनके बेटे का शव वहीं रहने दिया जाए। आम धारणा के विपरीत, शाफ्ट का निचला हिस्सा कंक्रीट से नहीं, बल्कि कक्ष के फर्श से इकट्ठी की गई डीली चट्टानों से सील किया गया था। एक समय सुसज्जित कक्ष, जिसमें छोटा शाफ्ट था, अंततः नील मॉस का अंतिम विश्राम स्थल बन गया। नील मॉस की कहानी ने विश्व भर का ध्यान खींचा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के अखबारों में सुर्खियां बनी। आज स्टेलेग्माइट चैम्बर को उस साहसी युवा गुफा खोजी की याद में मॉस चैम्बर नाम दिया गया है, जिसने दुखद रूप से जान गंवाई।